नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि पूरे दुनिया में अभी कई फ्रंट्स पे वॉर चल रहे हैं और एक तरफ वहाँ पर इज़राइल और हमास का वॉर चल रहा है। देखो इज़राइल और हमास के वॉर में हम सबको पता है दैट यूएस और यूके ने अभी रिसेंटली हाउदीस यानी कि यमन पर अटैक कर दिया है। यमन का एक रिबेल ग्रुप है हाउदीस, उसके ऊपर अटैक कर दिया और इसका मुकाबला करने के लिए हाउदीस ने भी बराबरी में रिटेलिएट किया इन दोनों कंट्रीज़ को। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसको हम एनालाइज़ करेंगे कि आखिर इज़राइल और हमास के वॉर में यूएस और यूके कहाँ से इन्वॉल्व हो गए? इसमें हाउदीस का क्या लेना-देना? ये हाउदीस हैं कौन? इसमें यमन का क्या लेना-देना? यमन में ये रिबेल ग्रुप क्यों खड़ा हुआ? ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इसमें ईरान का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसको भी देखने की कोशिश इस वीडियो के अंदर में हम करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से दैट द आईएसएफ टीम हैज़ ब्रॉट इट्स अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और ये 100 स्टूडेंट्स जो होंगे इनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी, प्लस इनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी दी जाएगी। अगर आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। द आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि ये हाउदीस एक्चुअल में हैं कौन? देखो अगर हाउदीस की बात करें तो ये यमन जो देश है मिडिल ईस्ट में, उसका एक रिबेल ग्रुप है। और ये रिबेल ग्रुप बेसिकली ये जो आप तस्वीर देख रहे हो इनका नाम है हुसैन बदरुद्दीन अल हाउदी। और ये जो अल हाउदी हैं, इन्हीं के नाम पर ये हाउदीस रिबेल्स इनका नाम पड़ गया है। ठीक है? और अभी आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि ये हाउदीस एक्चुअल में पावर में कैसे आए और ये रिबेल ग्रुप कैसे खड़ा हुआ? तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। देखो मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स क्या है। देखो मिडिल ईस्ट में 2 पावर ब्लॉक्स हैं। मुस्लिम्स के ना 2 सेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है सुन्नी मुस्लिम और एक होते हैं शिया मुस्लिम्स। ये दोनों में आपस में थोड़ा-सा टसल चलता है। तो मिडिल ईस्ट में भी यही टसल है। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं यानी कि 2 पावर ब्लॉक हैं। एक पावर ब्लॉक है सऊदी अरेबिया का और दूसरा पावर ब्लॉक है ईरान का। अब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टसल रहता है। देखो मिडिल ईस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जितने मेजर देश हैं, वो सुन्नी मुस्लिम देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मुस्लिम देश है, टर्की सुन्नी मुस्लिम देश है, इजिप्ट सुन्नी मुस्लिम देश है। तो ये सारे जितने मेजर देश हैं, ये सब सुन्नी मुस्लिम देश हैं। वहीं ईरान जो है, ये एक शिया मुस्लिम देश है। अब जो सऊदी अरेबिया हम सबको पता है कि बहुत अच्छा एलाई है यूएसए का। तो यूएस का एलाई होने से क्या है कि सऊदी अरेबिया का पावर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तब उस पावर ब्लॉक को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ईरान ने कई साल पहले से ये ईरान तैयारी करता रहा है और यहाँ पर कई सारे देशों में मिडल ईस्ट के इसने कुछ रिबेल ग्रुप्स को खड़ा किया, पावर दे करके, पीछे से बैकअप दे करके, हथियार दे करके, फंड्स दे करके। ईरान ने ये काम किया कि कई सारे रिबेल ग्रुप्स को खड़ा किया है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में। जिसमें से 2 सबसे प्रमुख और सबसे फेमस जो रिबेल ग्रुप्स हुए हैं, जैसे कि लेबनान में आप सबको पता है कि हिज़्बुल्लाह जो है, वो एक रिबेल ग्रुप है जो कि बहुत फेमस है और दूसरी तरफ यमन, जो कि बिल्कुल यहाँ नीचे आता है, इसमें जो सबसे फेमस रिबेल ग्रुप है हाउदीस, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। ये 2 रिबेल ग्रुप्स जो हैं, ये सबसे प्रमुख और ईरान बैक्ड रिबेल ग्रुप्स हैं और इन रिबेल ग्रुप्स के ज़रिए जो सऊदी अरेबिया पावर ब्लॉक है और यूएस पावर ब्लॉक है, उसको कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज़ करता है ईरान, इन ग्रुप्स को लेकर के। क्योंकि ईरान कभी डायरेक्टली एंगेज तो करेगा नहीं इन कंट्री से बिकॉज़ ईरान की एयर फोर्स कुछ ख़ास स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो ईरान कभी डायरेक्टली यूएसए या इज़राइल या इन कंट्री से सऊदी अरेबिया से कभी डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकता। इसीलिए ईरान जो है इन रिबेल ग्रुप्स के ज़रिए लड़ता है। नाउ अब जब ईरान ने इस रिबेल ग्रुप को कैसे खड़ा किया आप समझना। देखो जो यमन देश था वहाँ पर जो पहले लीडर थे वो थे अली अब्दुल सालेह और अली अब्दुल सालेह ना बहुत अच्छे एलाई थे सऊदी अरेबिया के। लेकिन अली अब्दुल सालेह जो थे उनके खिलाफ ये रिबेल ग्रुप खड़ा हुआ कि ये बहुत करप्ट आदमी है, बहुत सारा करप्शन इन्होंने किया है, यमन की हालत खराब कर दी है और इन सबको लेकर के ये हाउदीस नाम का रिबेल ग्रुप खड़ा होता है, इनको काउंटर करता है और ये इतना फ़ोर्स हो जाते हैं कि 2012 में इनको रेज़िग्नेशन देना पड़ता है अपनी पोज़ीशन से और अपनी पोज़ीशन से ये हट जाते हैं। उसके बाद जो लीडर बनते हैं, उनका नाम है मंसूर हादी। अब मंसूर हादी लीडर तो बन जाते हैं यमन के बट ज़्यादा दिन ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनके खिलाफ भी जो पूरा सिविल वॉर छेड़ देती है, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ हाउदीस। धीरे-धीरे ये हाउदीस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इन्होंने पूरी अपनी 20-25 हज़ार की सेना बना लेते हैं और ये काउंटर करते रहते हैं लगातार। फाइनली मंसूर हादी इतना परेशान हो जाते हैं इनको अपना देश छोड़ कर के भागना पड़ता है और जैसे ही ये भागते हैं, वैसे ही बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है। एक तरफ यमन की गवर्नमेंट और दूसरी तरफ हाउदीज़। तो यमन की गवर्नमेंट वहाँ रिक्वेस्ट करती है यूएई और सऊदी अरेबिया से कि आप जो है इसमें इंटरवीन करिए और हमें बचाइए और हमारी कंट्री में पीस लाइए। तो सऊदी अरेबिया और यूएई मिल करके इसमें एंटर करते हैं पूरे इनके यमन देश में और इन हाउदीज़ से एक पूरी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन संयोग की बात ये थी कि हाउदीज़ इसमें जीत जाते हैं और जब हाउदीज़ जीत जाते हैं तो पूरा यमन का एक एरिया पे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर आप मैप के ज़रिए देखोगे तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये पूरा हाउदीज़ के कब्ज़े में पार्ट है और बाकी यमन पर उसकी गवर्नमेंट का हाथ है। जब हाउदीज़ जीत जाते हैं तो पूरा पार्ट जो कि रेड सी से लगता है, आप देखो रेड सी की कोस्टलाइन से लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेड सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड पर्पज़ के लिए। उस वाले पार्ट पे पूरा हाउदीज़ का कब्ज़ा हो जाता है यहाँ पर एक तरीके से मान लो कि ईरान का कब्ज़ा हो जाता है, ईरान ने इतना बैकअप दिया था। फाइनली क्या होता है सीज़ फायर होता है और स्टेलमेट की एक पोज़ीशन हो जाती है। एक तरफ पूरा यमन की गवर्नमेंट का कब्ज़ा है और दूसरी तरफ पूरा हाउदीज़ ने कब्ज़ा कर रखा है। यमन की गवर्नमेंट तो है
लेकिन आप समझ लो बराबरी में ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं अपनी हौथीस वहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको मिल करके सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों नहीं हरा पाए थे उस समय पर। तभी से इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए और तब से इन्होंने पूरा यमन पर कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन एक दिक्कत थी कि इनको लेजिटिमेसी नहीं मिली कभी। पूरे आप देखोगे मुस्लिम वर्ल्ड में इनको लेजिटिमेसी नहीं मिली, आज भी इनको रिबेल ग्रुप कहा जाता है। तो अब जब क्या हुआ इज़राइल और हमास का वॉर हुआ, तो इज़राइल हमास के वॉर में सऊदी अरेबिया ने कोई स्टांस नहीं लिया या बड़ी कंट्री जितनी थी इजिप्ट या टर्की इन्होंने कुछ स्टांस नहीं लिया। हाँ, इन्होंने बयान दिए कि गलत हो रहा है लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। अब जो ये रिबेल ग्रुप है हाउदीज़, ईरान ने इनको बैक किया और इन्होंने शिप्स पर अटैक करना शुरू किया, कमर्शियल शिप्स पर, जिससे यूएस का भी काफ़ी नुकसान है, यूके का भी काफ़ी नुकसान है। यहाँ तक कि इंडिया एक शिप आ रही थी, उस पर भी इन्होंने अटैक किया था और इंडिया से एक शिप वापस जा रही थी, उस पर भी इन्होंने अटैक किया। कई सारी कमर्शियल शिप्स पे इन्होंने अटैक किया। ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि मुस्लिम्स की अगर किसी को परवाह है, तो वो हमें है, यानी कि हाउदीज़ को है। बेसिकली ये लेजिटिमेसी चाहते हैं कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं। जैसे तालिबान लेजिटिमेसी चाहता है ना अफ़गानिस्तान में तालिबान, ठीक वैसे ही हाउदीस लेजिटिमेसी चाहते हैं यमन के अंदर में कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, ताकि ये सारी कंट्रीज़ जो मुस्लिम एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट की हैं मेजर-मेजर, कम से कम वो तो रिकॉग्नाइज़ करें हाउदीस को और हाउदीस अपनी एक गवर्नमेंट बना सकें। ऐसे कब तक टेम्परेरी मामला चलता रहेगा? तो इस वजह से ये सीधा-सीधा इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ईरान इनको यूज़ कर रहा है एक तरीके से, ईरान पीछे से वो डायरेक्टली एंगेज कर नहीं सकता, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई सारा वीडियो है मेरा ईरान का, मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, क्यों वो एंगेज नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो ईरान इनको आगे करके वो अपना जो मामला है उसको सही करना चाहता है और वो कहीं न कहीं बीच में चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्रीज़ मिल करके इनको लेजिटिमेसी दे दें हाउदीज़ को और ये रेड सी पे इनकी क्योंकि पोज़ीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेड सी के बिल्कुल जो हिस्सा लगता है यमन का वहाँ पर है। पूरा रेड सी के ऊपर इनका कब्ज़ा रहेगा और इसलिए ईरान ये इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है और अपनी लेजिटिमेसी के लिए ये चाहते हैं कि इनको जो है बाकी की मुस्लिम कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ कर दें और ये इसीलिए ये सारे अटैक्स कर रहे हैं यूएस शिप्स पर और जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं उसके ऊपर कि हम जो है पैलेस्टीन के साथ हैं, पैलेस्टीन में जो हो रहा है गलत हो रहा है मुस्लिम्स के साथ और इज़राइल को घुटनों पे हार जाना चाहिए, यूएस को इज़राइल का साथ छोड़ देना चाहिए, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ अगर आप देखोगे इस पूरा मामला जो शुरू हुआ शिप्स पर अटैक करने का, तो सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ 19 नवंबर 2023 से और हर 10 दिन में किसी न किसी शिप्स पर ये लोग अटैक करते रहे। फाइनली यूएस और यूके ने अपना एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जहाँ पर इन्होंने वो एरियाज़ रिकॉग्नाइज़ किए यमन के कि कहाँ-कहाँ पर इन हाउदीज़ का जो गढ़ है वो है, कहाँ पर ये स्टेशन्ड है और वहाँ पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन इन हाउदीज़ ने भी बराबरी उसका रिटेलिएशन किया है और अभी तक यही खबर आ रही है कि ये रिटेलिएशन बिल्कुल बराबरी का हो रहा है और अभी एकदम स्टेलमेट जैसी पोज़ीशन बनी हुई है यमन के अंदर में। तो आई होप कि आपको ये पूरा मामला समझ में आया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस